वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको करवा रही हूँ लेक्चरर 2021 का जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि अब हम आगे रीस्टार्ट क्या करेंगे, लेक्चरर करेंगे या एसआई एग्ज़ाम जो आपकी तैयारी है। तो जो 30 से नीचे हैं वो तो अगर उन्होंने एसआई भरा है तो वो एसआई का पेपर पहले दे रहे होंगे, उनके फिजिकल भी होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो 30+ हैं, बीएड हैं, अभी एलटी का एग्ज़ाम दिया है, कंटिन्यू तैयारी में है, तो वो आगे लेक्चरर की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो उन्हीं के लिए है जो लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। 2021 का स्क्रीनिंग में आपको जैसे स्क्रीनिंग का पैटर्न पता हो गया होगा कि पहले जो होता था क्या होता था कि आपका स्क्रीनिंग होता था, बाद में इंटरव्यू होता था, ठीक है। लास्ट टाइम से इसमें इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो एक स्क्रीनिंग होता है, एक मेंस होता है। और मेंस में आपके क्या आता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है पीजी का वो आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो जीएस का है, जो 2021 में मैंने खुद ये स्क्रीनिंग क्वालिफाई किया था, तो जो इसमें जीएस है, जीएस वाला जो स्क्रीनिंग का पार्ट है उसमें आपका क्या आएगा, उसमें आपकी 40 मार्क्स की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है। आपका जो 35 मार्क्स का आपका इसमें जीएस है और 30 मार्क्स का आपका इसमें उत्तराखंड का जीके है, ठीक। और फिर इसमें 25 मार्क्स की रीजनिंग भी है और 20 मार्क्स की इसमें हिंदी भी है, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा आपका इसका सिलेबस है। और लेक्चर की वैकेंसी है, लोक सेवा आयोग से आती है, तो थोड़ा सा इसमें क्या रहता है आपका अच्छा सा पेपर बनता है। जीएस में आपके आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और आपके करंट अफेयर, ये आपके जीएस में इंक्लूड होते हैं। तो आपको इसमें भले ही 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे मिलेंगे ना, बहुत डीप स्टडी वाले, आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप मतलब लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस वगैरह कमीशन के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड है, तो अगर आप ट्रिपल एससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उत्तराखंड के आप एग्ज़ाम दें, तो आप बहुत अच्छा आपका उत्तराखंड तैयार होगा। लेकिन उत्तराखंड भी आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग भी इसमें बहुत अच्छी आती है, लेकिन आज मैं आपको रीजनिंग नहीं कराऊंगी। आज अगर आपका इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आपको जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको रीजनिंग का पार्ट करवाऊंगी। हिंदी भी इसमें ठीक पूछे, 20 मार्क्स की हिंदी पूछी गई है, बताइए। मतलब हिंदी का भी जो आपका रोल है वो काफ़ी अच्छा है। 40 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, तो आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। यानी आपको अगर लेक्चरर के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगर आप ये वेट कर रहे हैं वैकेंसी आने के बाद हम पढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ेंगे या एग्ज़ाम की डेट आने के बाद पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि इसके लिए कम से कम ये मान के चलिए आप 3 से 4 महीने की तैयारी प्रॉपर करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की बेहतर कंडीशन में होंगे। वरना तुक्के तो लगते ही हैं, तुक्के से इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, तुक्के से तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा अगर आप तुक्के से हट के थोड़ा अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी शुरू कीजिए। हम तो कहते हैं कि आप वैकेंसी का वेट भी मत कीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आने के बाद और एग्ज़ाम डेट आने के बाद तो सिर्फ क्या होता है, आपका रिवीजन होता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं। अब जैसे मैंने आपको एक वो किया था कि हम स्टार्ट करेंगे, तो 26 से नहीं हो पाया, जन्माष्टमी थी, तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे। अब इतनी सारी बातें मैंने इसलिए करी कि माइंड मेकअप होना ज़रूरी है। अगर आप लेक्चरर का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो आपका माइंड मेकअप होना ज़रूरी है कि पेपर कैसा आएगा, हल्के में नहीं लेना है, इतना याद रखिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी जानते होंगे, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, वीर सावरकर, अरविंद घोष, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या एस एन बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। आपने सोचा होगा कि इतनी देर से बातें हो रही, तब तक तो पेपर आगे बढ़ जाता, थोड़ा सुन भी लिया कीजिए, कहीं मोटिवेशन होता है। कई बार हम डर जाते हैं, जो अनुभवी प्रतियोगी होते हैं, थोड़ा उनकी बातें सुनेंगे तो आपको फ़ायदे होंगे, ठीक है। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है हम में कई कमियां रही हों, हम आपको अपनी कमियां भी बताएंगे, आप हमारी कमियों से भी सीख सकते हैं, अपना बेटर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका आचार्य JB कृपलानी जो थे वो 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों यानी एसटी की बात हो रही है, एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। किस राज्य में ऐसा है कि एसटी का जो परसेंटेज है वो जो राज्य की कुल जनसंख्या है उसके परसेंट के हिसाब से बहुत न्यूनतम है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे जो एसटी है उसका परसेंटेज काफ़ी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोन आल्प्स पर्वत, बोरा साइबेरिया, मिस्ट्रल राइन घाटी और खामसिन मिस्र। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफी भी इस क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छी आई थी। ठीक है, बहुत अच्छी ज्योग्राफी आई थी, बहुत अच्छी पॉलिटी आई थी, मतलब बहुत अच्छा जीएस इस क्वेश्चन पेपर में आया था। तो आप बहुत अच्छी तैयारी रखेंगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सही सुमेलित नहीं है। फोन जो है वो आल्प्स पर्वत से संबंधित है, मिस्ट्रल राइन घाटी में, और खामसिन जो है वो आपका मिस्र से संबंधित है। अब ये क्या है आप हमें कमेंट में बताएंगे कि फ़ोन, मिस्ट्रल, खामसिन और बोरा क्या हैं। ठीक है, अगर आपने रीडिंग करी होगी जीएस, अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो आप इनको ज़रूर ढूंढिए कि ये क्या चीज़ें हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप कमेंट में बताएंगे कि ये क्या हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? ब्राज़ील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला या अग्लोहास जलधारा। तो कौन सी इसमें शीत जलधारा है? ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला या अग्लोहास धारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगुएला जलधारा जो है एक शीतल जलधारा है, शीत जलधारा है। ठीक है, बाकी अब आप ये शीत जलधारा है तो थोड़े से क्वेश्चन ऐसा है ना, क्वेश्चन एक मैं आपको जब एलटी का क्वेश्चन, एलटी के तैयारी करवा रही थी तो एक कमेंट मुझे आया था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, इससे थोड़े ना आएगा। बिल्कुल आता भी है, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं, और दूसरा इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारी जो चीज़ें हैं ना हम ढूंढना शुरू करते हैं, हम सर्च मारेंगे, आपको नहीं आता है आप बोलेंगे ये आंसर है, फिर आप सर्च करेंगे, सर्च करके आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, अब आपको इस क्वेश्चन से क्या आंसर मिला, एक तो ये पता चल गया आपको कि बेंगुएला शीत जलधारा है, ये क्वेश्चन माना एग्जाम में नहीं है, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम और अग्लोहास ये क्या है, ये गर्म जलधारा है। तो आपको एक क्वेश्चन से 2-3 आंसर पता चल जाते हैं। ठीक है, तो हम तो आपको राय देंगे कि पीवाईक्यू ज़रूर कीजिए, हमने भी किए हैं, और हमेशा हमने ये प्री एग्ज़ाम ये जीएस वाला पार्ट हम हमेशा क्वालिफाई कर ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल। तो इस क्वेश्चन का आप बताएंगे सही आंसर। तो सभी ने अभी, अगर आप कंटिन्यू पेपर दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल राज्य में सड़क सघनता क्या है आपकी, सर्वाधिक है। और ये जो सारे आंसर है ये आपके कमीशन की आंसर की के आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसाबी श्रेणी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? लौहयस्क, कोयला, तांबा या सोना। मैसाबी रेंज, अब मैसाबी रेंज एक तो कहाँ है ये आपको क्वेश्चन मिल गया, दूसरा किस खनिज से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया एग्ज़ाम में कि किस खनिज से संबंधित है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि मैसाबी रेंज किस राज्य में है, किस देश में है, किस महाद्वीप में है, कहाँ स्थित है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अभी मैं आपको बता दूं, जो मैसाबी रेंज है आपकी, ये है आपकी लौह अयस्क से संबंधित। अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ढूंढेंगे और हमें बताएंगे कि मैसाबी रेंज जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है। अब अभी तो क्वेश्चन पेपर ये आया है ना, ये क्वेश्चन बना है महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है किस सागर में स्थित है। इसका आंसर तो हमें यहाँ मिल जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता चला कि जो डागर बैंक है वो एक क्या है, महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है। तो हम न केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे बल्कि हम क्वेश्चन पेपर से थोड़ी सी पढ़ाई भी करेंगे और थोड़ी जानकारी भी इससे हासिल करेंगे।
ठीक है। तो जो डागर बैंक हमारा है यह हमारे संबंधित है आपके, इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लगाएंगे तो उत्तर सागर से संबंधित है, ठीक है। अब ये डागर बैंक जो है ये है आपके उत्तर सागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? इस क्वेश्चन में भी आप 4 टाइप कोयले के प्रकार देख रहे होंगे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो कोयले के 4 प्रकार हमने पता कर लिए इस क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमें ढूंढना है कि सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है ये ज़रूर आप ढूंढ के हमें कमेंट कीजिए, ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ढूंढ के रखिए कि जो एंथ्रासाइड है उसमें कोयला कितना कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। नेक्स्ट है 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? कौन से भाग सी में? भारतीय संविधान का भाग सी, इसमें कितने राज्य थे 1950 के भारतीय संविधान में? जब भारत का संविधान बना था 1950 तब की बात हो रही है। तो हमारे पास कितने राज्य थे? हमारे पास कुल थे उस समय 10 राज्य, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ, ठीक है, नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है। और ये स्तंभ यहाँ पे तो समझ सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि इसका इंग्लिश जो वर्जन है वो है कॉर्नर स्टोन, तो ये स्तंभ ही है, यहाँ पे प्रिंटिंग इनकी मिस्टेक होगी, स्तंभ है ये। चलिए फिलहाल तो बुक का नाम क्या है? भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के राइटर आप हमें बताएंगे। आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो ये पुस्तक है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ पुस्तक लिखी है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। इसको कहीं पे ग्रेनविल ऑस्टिन, क्योंकि जो स्पेलिंग है लास्ट में ई है, वैसे इसको ग्रेनविल ऑस्टिन भी कई बार लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है? जो आपका नानाघाट अभिलेख है किस शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है? आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, एंशियंट मिलेगी, मिडिवल मिलेगी, कुछ भी आ सकता है। कंप्लीट जीएस आपके इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो जो नानाघाट अभिलेख है यह हमें जानकारी देता है आपके सातकर्णी प्रथम के विषय में, ठीक है, जो नानाघाट अभिलेख है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हुए गड़बड़ हो गई। तो ये है आपका मलिक बकबक पहला वाला, दूसरा है मलिक छज्जू, मलिक अंबर और मलिक काफूर। तो जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है वो है आपका मलिक अंबर। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, मलिक अंबर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है। तो जो ये पुराने क्वेश्चन पेपर है ना, आप इनको थोड़ा सा हल्के में लेके मत चलिए, थोड़ा सा देख लीजिए इन्हें। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न का पता चलता है और कई बार हमें इनसे एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है। एक बार तो जितने भी एग्ज़ाम आपके आएंगे अगर मैं उसकी तैयारी करवाऊँगी तो मैं आपको PYQ एक बार ज़रूर उसका दिखाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? ओलंपिक के विषय में सभी जानते हैं, जब ओलंपिक शुरू होता है तो ओलंपिक मशाल होती है, ठीक है। तो ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक होती है? खेलने के लिए उत्साह, चुनौतियाँ, निरंतरता या अखंडता। तो जो हमारी ये ओलंपिक मशाल है ये हमारा प्रतीक होती है आपके निरंतरता के, यानी कंटिन्यूटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो उस समय जब करंट अफेयर चल रहा होगा ना, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपकी, इसे छोड़ दीजिए, अभी करंट अफेयर क्वेश्चन था, उस समय था ही अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन, इसको छोड़ दिए। करंट अफेयर क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जो नया करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन क्या लिखा है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप। तो जो इलेक्ट्रा गोल्ड कप है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप हमारा संबंधित हो जाएगा आपके टेबल टेनिस से, ठीक है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप संबंधित हो जाएगा टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा
दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया। अब पहले हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश, अभी जो जब से ये आपका 2019 से जम्मू कश्मीर में 370 हटा है, जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आया है, 2 पार्ट हुए हैं, एक लद्दाख बना है। उस समय से थोड़ा सा जो राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का विलय हुआ। तो संसद में दिसंबर 1919 में एक बिल पारित किया गया। तो वो कौन कौन से राज्य थे? अंडमान व निकोबार एवं पुडुचेरी, असम एवं अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली, या दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हो जाएगा दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। अब ये सिर्फ क्वेश्चन का आंसर इतने तक सीमित आप मत रहिएगा। आप ये देखिएगा कि अब जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटी बढ़ी है तो इनके कारण भी वो घटी बढ़ी है। जब जम्मू कश्मीर हुआ था तब 29 राज्य की 8-9 कुछ चेंज हुए थे प्रदेशों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, ठीक है। अब जो नई चीज़ आई है उसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मुझे मत बताइएगा, खुद से ढूंढ के सर्च मारिएगा। और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूर इसको ढूंढिएगा कि अब जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। राज्य तो जो हैं वो हैं ही, राज्य तो लास्ट में हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जब बने तो इसके बाद कोई नया राज्य, हाँ तेलंगाना भी बना था उसके बाद। लेकिन अभी क्या हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों की जो है वो उसकी समीकरण भी बदले हैं। तो ज़रूर केंद्र, आप इस क्वेश्चन के बेस पे केंद्र शासित प्रदेश को देखिए कि कौन कौन से हैं। हो सकता है आपके लिए अब ये क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएं, इनको अलग अलग कर दिया जाए, कौन सा अब नहीं है, किन को मिलाया गया है, कौन से एक किए गए, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा डीपली इन क्वेश्चन में ज़रूर जाइए, हर क्वेश्चन के पीछे 2-4 नए क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हैं तो ये आपकी अपनी सोच है, वैसे आपको ये चीज़ें फ़ायदा ही देंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से की स्थिति को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। तो आपको क्या जानकारी मिली? जो चंद्रयान 2 था इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अब ये क्वेश्चन पुराना नहीं होता है, जो आपके साइंस टेक के ये क्वेश्चन होते हैं, ये अंतरिक्ष वाले, ये पुराने नहीं होते। इन क्वेश्चन में ये करंट भी नहीं था, उस समय करंट था, लेकिन इन क्वेश्चन को याद रखना ज़रूरी है। तो जो ये चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था ये कब किया गया था? आपकी 22 जुलाई 2019 में। और अब जो क्वेश्चन आपको अगर करंट से इसमें जोड़ते हैं तो समस्त क्वेश्चन किससे बनेंगे? आपके चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया? चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पे कब पहुंचा? अब उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उसमें रोवर का नाम क्या है, उसके लैंडर का नाम क्या है, और उस पॉइंट की जो पॉइंट पहुंचा वहाँ पर कि उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, ठीक है। कब मनाया गया? वो जब क्या हुआ था, चंद्रमा की सतह पर आपके चंद्रयान 3 ने लैंड करा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो सब चीज़ें आपको देख के जानी पड़ेंगी एग्ज़ाम हॉल में। ब्लेम करके एग्ज़ाम आपके कमीशन पे ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कोर्ट भी चले जाइए ना, अपना अनुभव बता रही हूँ, आप कोर्ट भी चले जाइएगा, आप कोर्ट से हार के ही आओगे। जीत हमेशा कमीशन ही है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए। बाकी तो चलिए, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के सन 2018 का किसे दिया गया? ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि करंट का अभी दादा साहब फाल्के 2019 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा, जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले का आएगा, वो पढ़ लीजिएगा। सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं? जो सुंदर पिचाई हैं वो किस कंपनी के CEO हैं? अगर इनमें कोई चेंजेज हुए हैं तो वो बात अलग है, लेकिन उस समय जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था B और C दोनों के। सुंदर पिचाई थे आपके अल्फ़ाबेट इंक और गूगल LLC के जो थे CEO,
ठीक है। हो सकता है इनमें कोई चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं शायद अब आपके गूगल में हुए हैं, कुछ में हुए हैं, जिसमें भी हुए हैं। फ़िलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था कि सुंदर पिचाई था वो अल्फ़ाबेट इंक और गूगल एलएलसी के सीईओ हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु, ये भी आपका मैंने क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि अभी तो शायद ये आपका COP 28 तक पहुंच गया है। तो जो COP 28 29 होगा आपका COP, ये आप उसका आंसर ये करंट से रिलेट करेंगे। ठीक। जब आपको करंट अफेयर करेंगे ना, जब एग्ज़ाम आएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम को करंट अफेयर की सीरीज़ अलग से दी जाएगी, तो उसमें नई चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। देखिए आप करंट के भी कितने क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलिए कि उत्तराखंड का जो भी एग्ज़ाम होता है कम से कम अभी इसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, तो 35 में से कम आपको 5-6 क्वेश्चन करंट के ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? जो ओस्लो संबंधित है, ओस्लो अकॉर्ड है, वह किससे संबंधित है? भारत और जापान के मध्य परमाणु समझौता, डाटा स्थानीयकरण, इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जो आपका ओस्लो समझौता है ये है भारत और जापान के मध्य परमाणु समझौते से संबंधित है। कौन? ओस्लो अकॉर्ड या ओस्लो समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243, इसका संबंध किससे है? पंचायती राज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो 243 तो सभी जानते होंगे। 243 ए से आपका के ई तक जो भी है आपका, बहुत आगे तक जो इसकी बहुत सारी है ना, 243 ए बी इस तरह से हैं। तो इसका संबंध आपके किससे हो जाएगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं है, बल्कि 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो आपको पॉलिटी भी थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 10 सितंबर, 10 दिसंबर या 12 दिसंबर को। तो सभी जानते होंगे जो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है? सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? 2 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम, 8 एंगस्ट्रॉम। जो सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी 2 एंगस्ट्रॉम। अब ये बताइए, ये तो सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है। अब जिसकी आर्ट साइड होगी, आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो ये साइंस वाले क्वेश्चन हों इन पे अपना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। अपने अब जो मेरी पर्सनल राय है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से तो 2-4 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, उन पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका जो आर्ट्स वाला पोर्सन है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो माइनस मार्किंग में आप इनको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट है, क्योंकि अब देखिए हमारा जैसा फिजिक्स सब्जेक्ट है तो हमारा मैथ्स बैकग्राउंड है, तो बायो वाला जो पार्ट हमारा वीक होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं माइनस मार्किंग में। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम उस पार्ट को भी करें। 150 के 150 क्वेश्चन हमें नहीं करने होते हैं। मैं आपको बताऊं, जो सिलेक्शन का हमारा तरीका होता है, आपको 120 to 130 क्वेश्चन करने हैं अगर आपको 100 सही होते हैं तो, और अगर आपके 90 सही होते हैं तो आपको 110 से 120 क्वेश्चन सही करने होते हैं। इसका एक थोड़ा सा, जितना मैंने अपना एग्ज़ाम में अनुभव किया कि उसका एक लॉजिक थोड़ा सा जो बैठता है, और फिर आपको कभी एग्ज़ाम टाइम पे सब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तब आपको चीज़ें समझाऊंगी। लेकिन आपका जो पार्ट है ना, आप पहले उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस के इतने क्वेश्चन तो आते हैं नहीं, साइंस के तो बहुत कम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा सा, आर्ट्स का तो प्रेशर ज़्यादा होता ही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 पार्ट और करंट, ये तो आपके जनरल हैं। तो साइंस का जो पार्ट है एक छोटा सा ही पार्ट आता है। ठीक है। तो जिनका आर्ट बैकग्राउंड है तो नहीं है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, छोड़ दीजिएगा। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है तो उनके बच्चों में रक्त समूह क्या हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे मेरा हम साइंस मैथ्स बैकग्राउंड है, तो ये बायो का क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है। तो अगर एग्ज़ाम में आ गया है तो उसके बाद हमने आंसर ढूंढने की कोशिश करी होगी, तब हमें पता चला। वैसे हमने ये पढ़ा भी नहीं था और थोड़ा सा ये थ्योरी हमको समझ भी कम आती है, जो जनरल सी बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस तीसरा इसका सही आंसर हो जाता है। बच्चे ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर माता पिता दोनों ही ए बी पॉजिटिव हैं तो बच्चे क्या होंगे, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव। अब क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में सही हो जाएगा। क्या क्या कर सकते हैं बाकी। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए हम, जिंक की परत चढ़ाई जाती इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब लोहे में जब जंग लगता है तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं। अब एक नया क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम किस धातु की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो प्रक्रिया पूछ ली गई, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की, एल्युमिनियम की, सिल्वर की, गोल्ड की, कुछ भी पूछा जा सकता है, कॉपर की। तो पहले तो आंसर हमारा क्या बन गया, जिंक की परत चढ़ाएंगे। आप इसको याद लीजिएगा। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो जो ये प्रक्रिया होती है ये संक्षेपण वाष्पीकरण नहीं है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया। तो ये बहुत ही साइंस का तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप जिस बुक से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी होती है, जनरल साइंस की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, लाइट ईयर किसकी यूनिट है। तो सभी जानते होंगे लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष है आपकी दूरी की इकाई। नेक्स्ट है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो सोलर सेल से हम क्या काम करते हैं, बिजली बनाते हैं। जब बिजली बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है किस काम में आएगा, इन किसी को नहीं बल्कि क्या करेगा, आपके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा सौर ऊर्जा को, कौन, सोलर सेल। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएँ जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएँ जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से है, वो कौन सी हैं। लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो WBC होता है ये क्या करता है, आपका श्वेत रक्त WBC क्या करता है आपका, इसका संबंध होता है प्रतिरोधक क्षमता या आपका इम्यूनिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीकाकरण किसने शुरू किया था। टीकाकरण किसने शुरू किया था, आपकी जोनासी सॉल्क, एडवर्ड जेनर, पॉल मुलर या रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो जो हमारे टीकाकरण के जनक भी कहे जाते हैं एडवर्ड जेनर, इन्होंने टीकाकरण आपके शुरू किया था। और आप हमें कमेंट में बताएंगे, और नहीं बताना चाहते तो मत बताइएगा, लेकिन आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस जानकारी को ज़रूर पता कीजिएगा कि एडवर्ड जेनर ने कौन से टीके की खोज की थी। और न केवल एडवर्ड जेनर बल्कि आप जोनासी सॉल्क, पॉल मुलर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके टीकों की भी ज़रूर पता कीजिए कि इन्होंने कौन से टीके खोजे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। वाहन होते हैं ना जिनको हम चलाते हैं आपके व्हीकल से, तो व्हीकल में जो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो ड्राइवर के बगल में लगा होता है, इधर आगे दोनों जगहों पे, किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें प्रयोग में लाया जाता है आपके कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण में इमेज हमेशा क्या बनती है, छोटी बनेगी, सीधी बनेगी, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया आएगा आपके उत्तल दर्पण। दूर की चीज़ें आपको दिखाई देंगी इसमें। नेक्स्ट है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर गिर जाती है, रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है। जो आपकी लुढ़कती हुई गेंद है कुछ दूर जाकर यह रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है। कूलाम बलों के कारण, गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण, घर्षण बलों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो कूलाम का बल तो नहीं लगता है अगर आप साइंस बैकग्राउंड वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण नहीं रुकती है। गुरुत्वाकर्षण बल तो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो जो घर्षण बल हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जिन्हें हम कहते हैं,
उनके कारण क्या होता है, यहाँ पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। अब ये फिर आ गया एक करंट अफेयर का 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अभी आप क्या पढ़ेंगे, अगर रिसेंटली एग्ज़ाम होता है तो आप 2024-25 के नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है। प्याज जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका गंधक के कारण प्याज का रंग लाल होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अब इसमें हमारे 41 to 75 यानी आपके 35 क्वेश्चन हो गए जीएस के। लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के थे, तो 7-8 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं उत्तराखंड का जीएस। उत्तराखंड के इसमें 30 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए इन 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है। तो इतना उत्तराखंड जितना हमने यूट्यूब पे भी देखा है कि उत्तराखंड की जितनी क्लासेस आती हैं तो उत्तराखंड बहुत लोगों ने बहुत डीपली पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मुझे लगता है उत्तराखंड तो लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। और उत्तराखंड अगर आप SSC के पेपर दे रहे हो तो उत्तराखंड आपने खुद से भी बहुत अच्छा पढ़ा होगा। और जितने भी यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं तो बहुत उत्तराखंड पढ़ाया गया है। तो सभी जानते होंगे जो रम्माण है ये कहाँ से संबंधित है, चमोली। और चमोली में भी जो रम्माण होता है वो कहाँ पे होता है, आपके जोशीमठ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। थारू, राजी, भोटिया या जौनसारी। तो ये तो एक सॉल्व कराने वाली बात हो जाएगी जहाँ तक उम्मीद है। नए कैंडिडेट हैं तो बात अलग है, और थोड़ा सा अगर कंटिन्यू एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं तो सभी जानते होंगे खुमरी जो आपकी है वो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें पता चली हैं इस क्वेश्चन से। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ PYQ कराने का मतलब क्या होता है। जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है उन्होंने कब किया था, 1922 में। किस आंदोलन से प्रभावित होकर, तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर एक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था, पुरुषार्थ, गणदेश, विशाल कीर्ति, तरुण कुमाऊं। तो सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जो नहीं जानते उनके लिए बता दिया जाए कि जो तरुण कुमाऊं का प्रकाशन था वो किया था किसने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, मैचिंग पूछा जा सकता है, सही गलत पूछा जा सकता है कि तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसने किया बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। कब किया था, 1922 में। क्यों किया था, तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर। 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में छुपे हुए हैं। तो एज इट इज़ क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है PYQ। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछा जाता है। आप UPSC का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि उसके मेंस में, प्री में भी क्या होता है ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए PYQ ज़रूर कीजिए। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, अब सभी तो जानते होंगे, इतना बेसिक सब ने पढ़ा है कि 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। लेकिन 1939 में कब, यहाँ पे डेट देखिए, 22, 23, 24, 25 जनवरी। जब आपने डीपली स्टडी करी होगी तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे कि जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी 23 जनवरी 1939 को हुई थी। ठीक है, चलिए, कतुरी काल में प्रभावतार कौन थे। क्वेश्चन में फिर 2-3 क्वेश्चन मिल गए आपको। जो प्रभावतार थे किससे संबंधित थे, कतुरी काल से थे। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रभावतार किससे संबंधित थे, किस शासनकाल से, किस राज शासनकाल में संबंधित थे। तो ये थे कतुरी काल में प्रभावतार। अब किससे संबंधित थे प्रभावतार, कौन थे। तो प्रभावतार जो थे आपके राजनिवास से संबंधित अधिकारी नहीं थे, कृषि से संबंधित भी नहीं थे, मंदिर से संबंधित भी नहीं थे, बल्कि जो प्रभावतार थे भूमि की नाप करने वाला अधिकारी था आपका प्रभावतार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था। जैविक कृषि अधिनियम 2018, 19, 20, 21, लगातार 4 वर्ष पूछ लिए गए हैं। तो जैविक कृषि अधिनियम, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट, ये पारित किया था आपके 2019 में। किसने, उत्तराखंड शासन ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिम वर्मा का संबंध किससे है? ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आपको बता दें जो महिम वर्मा है वो क्रिकेट से संबंधित है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम 1992 बना ही नहीं था उत्तराखंड राज्य, तो 1993 में तो बना ही नहीं था, 2007 या 2016। तो जो आपका पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड में पारित किया गया 2016 में पारित किया गया। ठीक, चलिए बहुत स्पीड से बहुत जल्दीबाजी में मैं नहीं पढ़ाती हूँ, हम थोड़ा डीपली ध्यान से पढ़ाते हैं सिलेक्शन के लिए। एक वीडियो ख़त्म करी, दूसरी वीडियो ख़त्म करी, तीसरी, ऐसा मुझे नहीं आता है। ठीक है, हम खुद भी तैयारी कर रहे हैं, खुद तैयारी करी भी है, आपको भी तैयारी करवा रहे हैं, तो हम थोड़ा डिटेल से और ऐसे ही पढ़ाएंगे। ओके, आपको ताकि याद यहीं पे हो जाए, बार बार ना पढ़ना पड़े चीज़ों को। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? जो नायक समाज है उसमें सुधार हेतु नायक बालिका सुरक्षा कानून पारित किया गया। कब? 26, 27, 28, 29, 4 वर्ष दिए गए हैं। अब देखिए उत्तराखंड में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाता है, आपको चारों वर्ष लगातार दिए गए हैं। आपने अगर ये क्वेश्चन पढ़े हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते ना, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में आपका नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। किसने किया? नायक समाज में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस पेज का है, एक सेकेंड। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपको तो पहले यह पता होना चाहिए कुमाऊं परिषद के गठन कब किया गया। फिर जो पहला अल्मोड़ा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? आपके ऑप्शन सी जयदत्त जोशी ने। अब आप मुझे जिन्होंने कमेंट किया कि PYQ क्यों करवा रहे हैं, नहीं पूछे जाते हैं, तभी अगर आपने अपर PCS का एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी दिया था, तो जिन्होंने अपर PCS का एग्ज़ाम दिया है तो वो जानते होंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, और ये की थी आपके जयदत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जयदत्त जोशी ने की थी। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? आपके कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन को, तो यह तो विद्युत से संबंधित है, ज्योति से तो वैसे ही आप आइडिया लगा लेंगे। उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? तो 2020 में जो मेजर जनरल के, वैसे ये करंट अफेयर था उस टाइम का, लेकिन फिर भी आप जानकारी रख लीजिएगा, तो स्मिता देवरानी को किया गया मेजर जनरल के पद पर नियुक्त। उत्तराखंड की हैं ये, और कब किया गया? 2020 में। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो जब आप उत्तराखंड राज्य निर्माण का इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे एक अगर आप स्टोरी के फॉर्म में से पढ़ेंगे तो साफ साफ क्या लिखा होता है? लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री HT देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। अब आप कमेंट में बताएंगे, और नहीं बताना चाहते तो आप ज़रूर इस चीज़ का जानकारी रखते होंगे कब घोषणा की गई थी, और नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर सर्च मारिए इसके बाद कि कब लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी, मतलब सन कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है? डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सभी जानते होंगे इनको। अगर आपको थोड़ा सा हरिप्रसाद तमटा और जयानंद भारती में कन्फ्यूजन होता है तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आपके जयानंद भारती ने डोला पालकी आंदोलन चलाया था। ये इसके प्रणेता भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान, तहसील पूछ लिया, देखिए कितना डीप क्वेश्चन है, तहसील पूछ रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहे हैं। 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या, ये वृद्धि है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी किसने, किस तहसील ने? थलीसैंण, भिकियासैंण, सतपुली या धूमाकोट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके भिकियासैंण। अब देखिए इतना डीप तो हम भी पढ़ के नहीं जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो उत्तराखंड की किस तहसील ने 2001 से 11 के दौरान दशकीय ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की? वो है आपकी भिकियासैंण। ठीक,
चलिए, अब जनगणना क्वेश्चन तो कभी पुराने होते नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आप याद कर लीजिए। कौन सा युग्म गलत है? कफनी ग्लेशियर, बागेश्वर, रालम पिथौरागढ़, नामिक बागेश्वर, खतलिंग टिहरी गढ़वाल। तो इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे सही आंसर आपका कौन सा है? जो गलत ऑप्शन है वो है आपका नामिक ग्लेशियर बागेश्वर। तो यानी कफनी तो बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, खतलिंग टिहरी में है। तो नामिक ग्लेशियर अगर बागेश्वर में नहीं है तो आप ज़रूर ढूंढेंगे कि नामिक बागेश्वर कौन से ज़िले में पड़ता है। 4 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में मिल गए। कफनी बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, खतलिंग टिहरी में है। अगली बार यहाँ पे कुछ और नाम दे देगा, ठीक है, या ये बता देगा, एक सही दे देगा, बाकी 3 गलत, कौन सा सही है। तो एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे या खुद आप इसका ढूंढेंगे कि नामिक जो है वो कौन से ज़िले में पड़ेगा। ठीक, चलिए। कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई। जो कुनिंद मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई? थत्यूड़, टिहरी, देवढुंगा उत्तरकाशी, कत्यूर घाटी कुमाऊं या इन सभी स्थलों में कुनिंद मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल, देवढुंगा उत्तरकाशी, कत्यूर घाटी कुमाऊं, इन तीनों जगह से। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कहाँ से प्राप्त नहीं हुई, कोई भी एक, तो 3 चीज़ें आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, कल्याण सिंह रावत। तो मैती आंदोलन से सभी परिचित होंगे। इसका सही आंसर क्या है? कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के जनक हैं। बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में जो बेगार प्रथा थी, अगर आपने आज तक सिर्फ MCQs पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। और अगर आपने थॉरोली डीपली उत्तराखंड पढ़ी है, परीक्षा वाणी से पढ़ी है, किसी अजय रावत जिससे भी पढ़ी है आपने, तो जो बेगार प्रथा है वह कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार, ये सभी रूपों में पाई जाती थी। और आपको जो वहाँ लिखा होता है ना, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, ये लिखा जाता है। तो आप तीनों को याद कर लीजिएगा, तीनों रूपों में पाई जाती थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो UKD, ये तो मुझे लगता है सभी जानते होंगे। 72, 76, 79, 87। तो जो आपका उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया 1979 में। और कमेंट में बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बताएंगे कि जब इसका गठन किया गया उस समय किसने इसका गठन किया, कौन इसके अध्यक्ष थे। तो ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं पढ़ते तो ढूंढ के कमेंट कीजिएगा, आता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला। इस क्वेश्चन का आंसर ही मुझे लगता है सभी जानते हैं और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आप उत्तराखंड के, अगर आपने क्वेश्चन पेपर दिए होंगे और नहीं दिए हैं, मैंने तो खैर SSC कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है क्योंकि हमारी एज अब हो चुकी है लगभग, तो हम SSC के एग्ज़ाम नहीं देते, हम अपने टीचिंग के ही देते हैं। और बाकी हम थोड़ा सिविल सर्विस, मतलब PCS, लोअर PCS, अपर PCS, इन्हीं के एग्ज़ाम देती हूँ मैं। SSC मैंने कभी दिया नहीं। तो मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए, लेक्चरर दिया आपका, लोअर PCS, अपर PCS, तो हंसामन, ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये 2011-12 से बहुत बार पूछा जा चुका है हंसामन डाल के विषय में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शायद सभी को आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? बलभद्र शाह, फतेहपति शाह, महीपत शाह या मान शाह। तो गुरु राम राय को आश्रय जिस गढ़वाल नरेश ने दिया वो आंसर आपका फतेहपति शाह। इसको फतेहपति शाह भी लिखते हैं और फतेहपति शाह भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदवंश के शासनकाल में सिरती था। 2 चीज़ें हमें पता चली कि सिरती किससे संबंधित है, आपके चंदवंश से। क्वेश्चन अगली बार पूछ लिया जाएगा, सिरती का संबंध किस वंश से है? तो चंदवंश के शासनकाल में सिरती था, क्या था? आभूषण, त्योहार, हथियार या भूमिकर। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी जानते हैं। जो सिरती था एक प्रकार का भूमिकर था, और कब था ये? चंदवंश के शासनकाल में। नेक्स्ट है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रीदेव सुमन का जो बलिदान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके, देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन की एक खासियत है और लोक सेवा आयोग की तो विशेषता है। देखिए 23, 24, 25, 26 डेट आपको चारों आसपास की दी हुई हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए एग्जैक्ट
ठीक है, जब आप एग्जैक्ट पढ़ेंगे तभी सही लगाएंगे, क्योंकि हम 1-2 बार पढ़ते हैं ना तो हम कहेंगे कहीं 24 था, 25 था, 23 था, 26 था। हम भी आपकी तरह प्रतियोगी हैं, रहे हैं, तो सभी की हालत एक जैसी होती एग्ज़ाम हॉल में। तो हमेशा क्या होता है ना, जब तक हम डीप नहीं पढ़ते हैं, बार बार रिपीट नहीं पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते, क्या होता है हम 24 भी करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में, 25 हमें आते हुए भी हम इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका सही आंसर आपका 25 जुलाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? अब देखिए थोड़ा, अभी तक क्या था कि सबसे प्रथम किसको दिया गया विक्टोरिया क्रॉस, दूसरे नंबर पे किसको दिया गया, गब्बर सिंह नेगी कहाँ के थे, ठीक है, किस सन में दिया गया। अभी तक तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन गब्बर सिंह नेगी तो पूछा ही जा रहा था, लेकिन गब्बर सिंह नेगी थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है। किस युद्ध के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया? तो न्यू वे चैपल के युद्ध के लिए आपको जो गब्बर सिंह नेगी हैं इनको मिला विक्टोरिया क्रॉस। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 के आपके लेक्चरर के एग्ज़ाम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, मतलब क्या कह सकते हैं। चलिए, थोड़ा डीप स्टडी की नीड है। मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित या इन सभी ने? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इन सभी ने, तो श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित सभी ने भाग लिया था। और जब 1938 में गढ़वाल में, श्रीनगर गढ़वाल में राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था, तो उस समय जो इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भाषण दे रहे थे, वो तो थे आपके जवाहरलाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित। श्रीदेव सुमन उस समय है वहाँ की 1938 की, तो आप इस घटना को ज़रूर पढ़िए, श्रीदेव सुमन से संबंधित 1938 की। ठीक है, 1938 में जब ये गढ़वाल में राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था, इससे जो उत्तराखंड आंदोलन है ना, इससे संबंधित भी 1-2 घटनाएं आपको इससे ज़रूर मिलेंगी, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और अगर आप, मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि अगर आपने वो जो 1938 वाला राजनीतिक सम्मेलन है उसे अगर आप थोड़ा अंदर तक आपने उसका पैराग्राफ जो बुक में पढ़ा है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो किस किस ने भाग लिया? इन सभी ने। जब ये इस प्रकार के ऑप्शन होते हैं ना, इनमें से कोई नहीं, इन सभी ने, 2-3 आंसर होते हैं जो ऑप्शन होते हैं, सभी आंसर होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपको थॉरो स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है, डीप स्टडी। ठीक है, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी सभी ने भाग लिया था, विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू और श्रीदेव सुमन। चलिए, ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तब की बात है ये। अनासक्ति आश्रम कहाँ पे है? कौशानी में है। किससे संबंधित है अनासक्ति आश्रम? सभी को जानकारी होगी, महात्मा गांधी से संबंधित है। और अनासक्ति आश्रम में महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? अनासक्ति आश्रम महात्मा गांधी ने क्या लिखी थी? अनासक्ति आश्रम ने जो महात्मा गांधी ने एक रचना की थी, और सभी उस रचना के विषय में जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो बुक से ज़रूर इसको पढ़िएगा। ये मैं आपको बता सकती हूँ आंसर, ठीक है, मैं आपको आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम देते रहते हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी। अगर नहीं जानकारी है तो आप एक बार बुक खोलिए, बुक से पढ़िए। आपको जब अपनी आँखों से आंसर देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से और चीज़ें भी पता चलेंगी। आपको ये भी पता चलेगा कि अनासक्ति आश्रम में जब गांधी जी कब पहुँचे थे, उनकी कुमाऊँ यात्रा कब से कब तक थी, अनासक्ति आश्रम में उन्होंने स्थापित किया, तो इसके बारे में आपको और डिटेल से चीज़ें पता चलेंगी। ठीक, सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। मरोज क्या है? मरोज एक हथियार, एक सिक्का, एक जनजातीय त्यौहार है, मापने की इकाई। तो मरोज आपका क्या है? एक जनजातीय त्यौहार। और कौन सी जनजाति का है ये तो मैं आपको बता ही दूँ। मरोज आपका वैसे जौनसारी जनजाति का है। ठीक है, तो ये जौनपुरी इलाका है मसूरी के पास में, लेकिन सॉरी, ये आपका मरोज मनाया जाता है आपका जौनसारी में, जौनपुरी नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझसे। तो जौनसारी में मनाया जाता है मरोज। और ये मरोज कौन से महीने मनाया जाता है? तो आप जब अपने जौनसारी जनजाति के विषय में पढ़ेंगे, जनजाति के विषय में, तब आपको जानकारी मिलेगी कि मरोज क्या है, कब मनाया जाता है। ज़रूर पढ़िएगा इन चीज़ों को। अगर नए नए कॉम्पिटिटर हैं तो भी पढ़िएगा, पुराने हैं तो रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी, अभी मैंने बहुत टाइम से
थोड़ा वैसा होता है ना, रिवीजन नहीं करते तो हम भी चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो जब खुद का हमारा अनुभव है कि चीज़ें भूली जाती हैं, माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो सलाह है कि पढ़ते रहिए लगातार। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित किससे है? इसका भी मुझे लगता है सभी आंसर जानते होंगे। सिंचाई से संबंधित नहीं है, बायोटेक से नहीं है, भू अभिलेखों से संबंधित क्या है? देवभूमि सॉफ्टवेयर। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी या पिथौरागढ़? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाता है पिथौरागढ़ से संबंधित है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। तो आज मैंने आपको करवाए इसमें जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपकी डिमांड है तो इसके जो 40 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के थे ना, वो मैं आपको, क्योंकि मैंने जो आपको इससे पहले करवाए थे तोड़ के करवाए थे, उसके मैंने 30 क्वेश्चन एक दिन करवाए थे, 10 क्वेश्चन एक दिन करवाए थे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि 40 के 40 क्वेश्चन एक साथ करवाए जाए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको 40 क्वेश्चन एक साथ करवा दूँगी। इसके जो रीजनिंग आई थी, अगर आप रीजनिंग की सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमको रीजनिंग की सॉल्यूशन भी करवा देंगे। और अगर आपको सिर्फ इतना ही जानना था कि कैसे एग्ज़ाम में, लेक्चरर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जाता है, कैसा आता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक माइंड मेकअप के लिए आज ये क्लास करवाई थी। अगर आप इसका हिंदी भी है, इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं आपके, इसमें आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हम एक जो वीडियो है आपके लिए इनके रीजनिंग का लाएंगे, एक में आपको हिंदी और रीजनिंग करवा देंगे, और एक में आपका इसका शिक्षण अभिरुचि करवा दूंगी अगर आप डिमांड करेंगे तो। और अगर सिर्फ आपको इसी से ठीक है पैटर्न का पता चल गया कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, तो आपके लिए सफिशिएंट है। और इसके बाद आपके लिए हम आपको जीएस करवाएंगे इसका पहले, ठीक है। मैं इसका आपको एप्टीट्यूड स्टार्टिंग से नहीं करवाऊंगी, हम इसको आपका थोड़ा सा जीएस करवाएंगे। बहुत अच्छा जीएस पूछा जाता है, तो आपके लिए शुरुआत इसकी जीएस से रहेगी, ठीक है। चलिए आज इसकी तैयारी कीजिए, आप इसको ध्यान से देखिए और मिलते हैं आपको